अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आप सब ठीक अच्छे से? वालेकुम सलाम। आज हम जा रहे हैं एक नए टॉपिक पे और टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। इंशाल्लाह 2 दिन में हम इसको खत्म करेंगे, दैट्स आज और कल। कोशिश करेंगे हम सर्कुलर मोशन। ये टॉपिक का नाम। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपका जो नीट का डेट है वो आ गया है। सो फाइनली यू आर अपीयरिंग इन द नीट दिस ईयर एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसके लिए तैयार रहेंगे बाय दैट टाइम, सितंबर फर्स्ट वीक। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो 1.5 महीना है करीबन, या 1.5 महीने से ज्यादा भी आपके पास टाइम है। दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सना के लिए सर हमें टिप्स और ट्रिक्स भी दीजिए प्लीज। सना, ट्रिक्स तो हम रोज यूज करते हैं, तो जो एक्चुअली ट्रिक्स है फिजिक्स में, वो ट्रिक्स से ये है कि आप क्वेश्चंस करते जाइए और ज्यादा करते जाइए और ज्यादा करते जाइए, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है। लेकिन बड़े क्वेश्चंस मत कीजिए जिनमें स्टेप्स ज्यादा इन्वॉल्व हो, लाइक 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स। ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल अवॉइड करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें। बस जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं आप बस उसी डायरेक्शन को फॉलो करें, ठीक। देखिए पेपर्स आप ज्यादा ना करें, क्योंकि कम चांसेस होते हैं कि जो पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, लेकिन कम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक। लेकिन एक ये है कि जो इस साल पेपर का लेवल होगा, इट विल बी अ वेरी बेसिक लेवल। अब ऐसा समझो जो पिछले साल पेपर था उससे भी आसान पेपर होगा इस साल। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक पेपर। रिमेंबर, बेसिक पेपर, बेसिक। इसे अगर आपको याद होगा, कभी कभी मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ जस्ट सिंपली फॉर्मूला बेस्ड, मैं उनको क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी बेसिक पेपर। दे आर गोइंग टू आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन। सना बिल्कुल पक्का, इट्स अ बेसिक पेपर, ठीक। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। और जब आप वहां पे बैठेंगे आप पछताएंगे क्यों क्यों आपने अपने बेसिक्स को कवर नहीं किया, क्लियर नहीं किया, ठीक। आइलन कह रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले आप बायो ही करें। बायोलॉजी सबसे पहले किया जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आपको सीधे पता है कि जवाब क्या, सोचना तो है ही नहीं। सो यू गो विद बायो फर्स्ट, देन यू गो विद केमिस्ट्री पार्ट। केमिस्ट्री में आप सबसे पहले फिजिकल में जाए, ठीक। फिजिकल के बाद आप मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक में जाए। इनऑर्गेनिक इज इंफॉर्मेशन बेस्ड एज यू नो। उसके बाद आप ऑर्गेनिक में जाए, ठीक। और उसके बाद आप फिजिक्स ले लें, राइट। लेकिन घड़ी अपने सामने रखें, घड़ी का ख्याल रखें, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक। अपने जो जो आपकी घड़ी है उसमें आप देखिए कि क्या आपने बायो तीन टाइम को 3 हिस्सों में आप बांट लें। जो तीसरा हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर होता है 3 घंटों में, तो बायो के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए सिर्फ 45 to 50 मिनट्स। आपने 10 मिनट यहाँ से जरूर बचाने पड़ेंगे। 45 मेरे ख्याल से 45 में आपने बायो करना पड़ेगा, 45 मिनट्स में। सो इट शुड बी 45 मिनट्स। यहाँ से 50 मिनट्स आपको बचाने हैं। वो 15 मिनट्स आपको देने हैं किसको? फिजिक्स को, ठीक। और केमिस्ट्री में आप अपना टाइम बराबर ले, दैट्स 1 आवर। सो इट्स लाइक दिस, बायो 45 मिनट्स, केमिस्ट्री अपना टाइम दैट्स 1 आवर। और ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए आपके पास होना चाहिए 1.1, एक घंटा और 15 मिनट्स। 1 घंटा और 15 मिनट्स वो आता है 1.25 आवर्स। दैट्स इट। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी, ठीक। इसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और भी आपके साथ मैं टिप्स आगे शेयर करूंगा। फिलहाल हमें शेयर करना पड़ेगा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत अहम है, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, एंड इट इज सर्कुलर मोशन। देखिए, जब एक बॉडी सर्कल में चलती है, it's always accelerating, it's always accelerating। कैसे? Let's have a look। ये देखिए, अगर एक बॉडी सर्कल में चल रही है, आप देख सकते हो पहले बॉडी यहाँ पे मौजूद थी, उसके बाद ये बॉडी यहाँ पे आ गई, उसके बाद ये बाकी जगह आएगी। और अगर आपको बताना है बॉडी की वेलोसिटी कहाँ पे क्या थी, उसके लिए आपने
टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा उस पॉइंट पे जहां पे बॉडी मौजूद है। जैसे बॉडी पहले यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, सो टेंजेंट विल बी लाइक दिस, सो दैट मींस ये वेलोसिटी है, ठीक। फिर बॉडी जब यहाँ पे पहुंची इस पॉइंट पे, रेड डॉट पे, इस यहाँ पे पहुंची, यहाँ पर भी वेलोसिटी आपको बतानी है। सो वेलोसिटी बताने के लिए आप एक बार फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो द टेंजेंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सो ये बन गया v फाइनल, ठीक, v इनिशियल v फाइनल। नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, चाहे डायरेक्शन में चेंज हो, चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज हो, चाहे दोनों में चेंज हो, डायरेक्शन में चेंज हो वेलोसिटी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड में चेंज हो वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों में चेंज हो वेलोसिटी चेंज होगी। एंड चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअली मींस एक्सेलरेशन। दैट मींस जो भी बॉडी सर्कल में चलती है वो ऑलवेज एक्सेलरेटेड होती है, उसकी ऑलवेज एक्सेलरेशन होती है। इज दिस राइट? उसकी ऑलवेज एक्सेलरेशन होती है। और अगर आप चेक करेंगे, जो जब बॉडी सर्कल में चलती है, ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, is always towards the center of circle. The acceleration is always directed towards the center of circle. So acceleration is directed towards center. ठीक, लेकिन न्यूटन कहते हैं whenever there is acceleration there must be force. न्यूटन कहते हैं whenever there is acceleration there must be force, because force is equal to mass into acceleration. इसका ये मतलब है अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है then there has to be a force. और अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है towards the center, फिर इस फोर्स की भी डायरेक्शन होनी चाहिए towards center. और ऐसे फोर्स को जिसकी डायरेक्शन होती है towards the center of the circle, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से सारा मामला सुन लीजिए, फिर से सारा मामला सुन लीजिए। अगर ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है और ये बॉडी की यहाँ पे दूसरी वेलोसिटी है, ठीक है, जो भी है बॉडी की ये दो वेलोसिटीज है, राइट। सो चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और न्यूटन कहते हैं व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन देयर इज फोर्स, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, फोर्स मस्ट बी ऑलवेज towards the center of the circle. और ऐसे फोर्स को हम कहते हैं centripetal force, because it is center seeking means towards the center. इसका यह मतलब है जब भी बॉडी सर्कल में चलेगी वो चल सकती है, लेकिन वो तभी चलेगी जब उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे मौजूद होगा। देखिए ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसकी जरूरत पड़ती है सर्कल में चलने के लिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आता कहाँ से है? ये बॉडी के उस फोर्स से आता है, याद रखिए, ये बॉडी के उस फोर्स से आता है जिस फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। फिर से सुनिए, एक बॉडी को सर्कल में चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। फिर से सुनिए, अगर बॉडी यहाँ पे, फिर बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, फिर बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, फिर बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, तो जैसे जैसे बॉडी इस सर्कल में चलती जाएगी इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल तो एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स की जरूरत पड़ती है और इसे प्रोवाइड करता है वो फोर्स बॉडी पे, इसे प्रोवाइड करता है वो फोर्स बॉडी पे जिस फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। से मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट बॉडीज है, ये एक बॉडी है यहाँ पे, पूरा दिमाग मुझे आपका चाहिए, पूरा दिमाग। ये देखिए, ये एक बॉडी है मेरे पास यहाँ पे जिसका मास है m1, एक दूसरी बॉडी है यहाँ पे जिसका मास है m2, ठीक है। ये दोनों बॉडी सर्कल में चल रही है। क्या ये दोनों सर्कल में चल सकती है या नहीं? पहले हमें ये बताना पड़ेगा जब ये बॉडी सर्कल में चलती है कौन सा फोर्स ऐसा है जो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से दो बॉडीज के बीच में हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडीज के बीच में हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है, पहले आप उन दो बॉडीज को मिलाते हो, ये देखिए बॉडीज को मिला दिया। अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, m1 के लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, m2 के लिए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी।
गॉट इट? ऑलराइट, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ये बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ग्रेविटेशनल। ना मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे और इस पे एक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हो दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G(m1 m2/r²), और ये फोर्स जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा। डायरेक्शन क्या होती है? आप दो बॉडीज को मिलाइए विद अ स्ट्रेट लाइन, उसी लाइन में ये डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द बॉडी, लाइक ये अवे फ्रॉम बॉडी है, ये वाला भी अवे फ्रॉम बॉडी है। ऑलराइट, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या ये प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स? जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे मौजूद है, क्या ये प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स? जवाब दे दीजिए, क्या ये प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स? ओके ओके, गजला कह रही है यस सर, आत्मा कह रही है यस, सना कह रही है नो। और भी जवाब दे दीजिए, और भी जवाब दे दीजिए, और भी जवाब दे दीजिए, और भी जवाब दे दीजिए। नो, आरिफन नो। नवीद आप मौजूद हो यहाँ पे क्लास में? If you are there, I want to hear from you. Padmi says no. Amir says yes. Rohina says no. Inayat says no. और कोई? Padmi says yes. Okay, आप सुनिए, सिर्फ वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन होगी towards the center will provide centripetal force. अब ठीक है, सिर्फ वो फोर्स जिस फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सिर्फ वो फोर्स प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मुझे बताइए, ये फोर्स और ये फोर्स जो है, क्या इनकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल? क्या इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल? नो 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 नो, इट इज नॉट। सो they cannot provide the centripetal force. तो ये जो gravitational force ये है और ये है, they cannot provide centripetal force, cannot provide centripetal force. ठीक है? Okay. So can these two bodies move in a circle? No, they can't. They can't move in a circle. आप तो समझ गए? आप तो समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये दो बॉडीज जो है इनके बीच में फोर्स बिल्कुल मौजूद है, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन, चाहे हम इस बॉडी की बात लें चाहे हम इस बॉडी की बात लें, वो डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल नहीं है, इसलिए ये दो बॉडीज मूव नहीं कर सकते इन सर्कल। राइट, ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। फिर से सर्कल, ये है सेंटर, ठीक है, और ये है डायमीटर, ये डायमीटर। आप बताइए, यहाँ पे एक बॉडी मौजूद है, यहाँ पे दूसरी बॉडी मौजूद है, मास है m, मास है m। बताइए क्या ये दो बॉडीज मूव कर सकते हैं सर्कल? बात कीजिए, कैन दे मूव इन अ सर्कल? कैन दे मूव इन अ सर्कल? अब आ रहा जवाब, इकरा यस, रासिया यस, इदरीस यस, इखलाक यस, सना यस, रोहिना यस, एवरीबॉडी सेज यस, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है दो बॉडीज के लाइन में। दो बॉडीज को जब आप कनेक्ट करते हो इन अ लाइन, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन वही से होती है, अवे। तो ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा Fg, और ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा Fg। तो दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सो यस, gravitation Fg can provide, Fg can provide, ये provide कर सकता है, Fg can provide centripetal force. So bodies can move in a circle, bodies can move in a circle. अब ठीक है, all right, और समझ गए, वो बिल्कुल समझ गए। अब देखिए, आप सबको पता होगा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एफ सेंट्रीपिटल,
ये बराबर होता है mv² बाय r, या होता है ये बराबर f सेंटीमीटर, इसकी दूसरी इक्वेशन है mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं, ये भी हम यूज करते हैं। mv² बाय r, v बॉडी की वेलोसिटी होती है, m बॉडी का मास होता है, r होता है रेडियस ऑफ सर्कल, और ये जो ओमेगा है, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और कभी कभी आपको क्या चाहिए होता है, आपको बॉडी का टाइम पीरियड चाहिए होता है। टाइम पीरियड का मतलब है एक बॉडी जब सर्कल में मूव करेगी उसको कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, उसको कितना टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर लगाने में, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और वो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप हमेशा इस इक्वेशन को यूज करें। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में ओमेगा जो है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t, इसलिए मैं लिख सकता हूँ सॉरी 2π/t। इसलिए मैं लिख सकता हूँ f सेंटीमीटर के बदले f सेंटीमीटर इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर के बदले 2π/t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ही सॉल्व करेंगे सर्कुलर मोशन का। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं। ये देखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज, या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ two bodies moving in a circle under the influence of mutual gravitational force between them। ठीक, तो इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एफ ग्रेविटेशनल, जो इनके बीच में है एफ ग्रेविटेशन, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब आपको वेलोसिटी निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, आप हमेशा सिर्फ एक बॉडी को ले, दोनों को ना ले। तो जो एफ ग्रेविटेशनल होगा वो बराबर होगा g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अभी ये वाली इक्वेशन यूज करें, mv²/r। सो आप लिखिए mv²/r। आप एक बॉडी की बात करो, मान लीजिए आप इस बॉडी की बात करो, इस बॉडी पर भी यही फोर्स होगा, इस बॉडी पर भी यही फोर्स होगा, लेकिन एनालिसिस के लिए आप सिर्फ एक बॉडी की बात करें। ठीक है, इसे यहाँ पे क्या होगा, m और m कटेगा, यहाँ पे r कैपिटल ही लिखना है। ठीक है, एक r कटेगा, बाकी बचेगा, दैट मीन्स आपका v बराबर आएगा और √of gm/r। सो आ गया, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। ठीक है, ऑलराइट, आसान है ना? अरे बात तो करें, आसान है ना? आसान है ना कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। शाबाश। आपसे एक और सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ बॉडी, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ बॉडी। एक दूसरा सवाल आ सकता है यहाँ पे, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। देखिए, जब टाइम पीरियड की बात होगी आपको क्या करना चाहिए, आपको फिर से लिखना चाहिए एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल एफ सेंटीमीटर। ग्रेविटेशनल के बदले ऑलवेज आप इक्वेशन लिखें gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, m1 m है, m2 भी m है, r स्क्वायर है, r स्क्वायर, और सेंटीमीटर के बदले इस बार आप लिखें mr ओमेगा स्क्वायर, बस दैट्स इट। ठीक, आपको टाइम पीरियड चाहिए, ओमेगा के बदले आप 2π/t लिखे, लिखिए gm, m कटेगा, gm बाय आर स्क्वायर इज इक्वल r ओमेगा के बदले 2π/t का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट, फिर इस t को ऊपर ले आप, ये बनेगा t² इज इक्वल टू r बनेगा r³, ये बनेगा 4π², नीचे आएगा gm। ऑलराइट,
इसके बाद t से स्क्वायर हटा दें, यहाँ पे रूट चढ़ा दें, तो आपका t बराबर आएगा, योर t विल बी इक्वल टू, योर t विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट से बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा r क्यूब डिवाइड बाई gm। r क्यूब डिवाइड बाई gm, दैट्स इट, दिस इज द टाइम। क्या लगता है, समझ गए आप? ये सेंटीपीड वगैरह समझ गए? आसान है ना? It's so easy, it's very easy, it's very easy, it's very easy. ठीक, alright, शाबाश। अब देखिए इसके बाद एक ब्रिज है आपके पास, इट्स लाइक दिस, ये ब्रिज है आपके पास, और ये जो ब्रिज है ये ऐसे है, इस शेप का, ये इस शेप का ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज है, ये कॉन्वेक्स ब्रिज। इस कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर एक गाड़ी है, इसके ऊपर एक गाड़ी है, ये देखिए, ये उसके ऊपर एक गाड़ी है। ठीक, मुझे बताइए, जब इस कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर गाड़ी है, क्या ये बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट या इन सर्कल? बात कीजिए, क्या ये बॉडी जब मूव करेगी, क्या ये मूव करेगी स्ट्रेट या ये मूव करेगी इन सर्कल? बात कीजिए, इज मूविंग स्ट्रेट और इन सर्कल? सर्कल, or in a circle. Everybody says circle. Yes, absolutely right. And circle does not mean is a complete circle बनाना. No, no, no. चाहे complete circle बनाए, ये देखिए, इतना बनाए, इतना बनाए, इतना बनाए, इतना बनाए, ये सब सर्कल के पार्ट्स है, ये सब सर्कल के पार्ट्स है। आप समझ रहे हो? ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल है, ये आधा सर्कल, ये आधे का आधा है, ये कुछ पार्ट है। ठीक है, सो ऑलवेज सेंटीपीटल फोर्स चाहिए, ऑलवेज सेंटीपीटल फोर्स चाहिए। अब सवाल ये है, इस बॉडी पे सेंटीपीटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, पहले हम देखेंगे बॉडी पे क्या क्या फोर्सेस है। आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन, इतना तो आप जानते होंगे, क्या क्या कैसे आप दिखाते हो फोर्स। यहां से होगा mg डाउनवर्ड्स और ऊपर से होगा नॉर्मल एक्शन। अब आप ही बताइए, सर्कल का सेंटर कहां से होगा? सर्कल का सेंटर कहां से होगा? सर्कल का सेंटर अगर आप चेक करेंगे, आप ऐसे ये सर्कल बना सकते हैं, ऐसे आप ये सर्कल ऐसे बना सकते हो, ये देखिए ऐसे डॉटेड, दैट मीन मिल गया आपको सर्कल। इस सर्कल का सेंटर ये होगा। अब आप ये बताइए, इस सर्कल की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स जा रहा है? इज इट mg और इज इट नॉर्मल रिएक्शन? ये कौन जा रहा है, mg जा रहा है या नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है? बात कीजिए, mg या नॉर्मल रिएक्शन, mg या नॉर्मल रिएक्शन? mg जा रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या mg की डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट जा रहा है? अपोजिट जा रहा है या डायरेक्शन में जा रहा है? बात कीजिए, अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो इसका यह मतलब है, यहां पे आप लिखेंगे mg माइनस m, क्योंकि m जो है वो mg के अपोजिट है, इसलिए जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा mg माइनस m, और ये बराबर है mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, यही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। गॉट इट? So mg minus n is equal to mv square by r. समझ गए? और समझ गए? इतना समझ गया? You got it? इतना तो आप समझ गए? बात कीजिए ना, बात कीजिए ना। आप कहेंगे सर n आपने क्यों लिया? अरे n जो है वो mg को अपोज कर रहा है, mg बड़ा है, नहीं नहीं, mg जो है, mg की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, ये देखिए mg की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन जो n है वो mg की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। इसलिए जो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर वो होता है mg माइनस n। आपको जब फोर्स लेना पड़ता है टुवर्ड्स द सेंटर, आप सिर्फ एक फोर्स नहीं लेते हो, आप नेट फोर्स लेते हो, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, net force towards center is equal to centripetal force.
अब तो समझ गए, it is not force towards center, it's actually net force towards center is equal to centripetal force, और net force towards center क्या है, mg minus n, ठीक है। सो mg minus n is equal to mv square by r, डन हो गया। सो अगर आपको यहाँ n निकालना होगा, n is equal to mg plus mv square by r। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा, बताइए गाड़ी का जो वेट आएगा, क्या वो एक्चुअल वेट आएगा या एक्चुअल वेट से ज्यादा आएगा, बात कीजिए। क्या गाड़ी का वेट एक्चुअल वेट आएगा या एक्चुअल से ज्यादा आएगा, बात कीजिए। एक्चुअल वेट बॉडी का होता है mg, यहाँ पे बॉडी का वेट mg आएगा या mg से ज्यादा आएगा, mg से ज्यादा। क्यों? जब आप वेट नापते हो, जब कोई स्प्रिंग बैलेंस वेट नापती है, स्प्रिंग बैलेंस जब वेट नापती है, वो वेट के बदले नॉर्मल रिएक्शन नापती है, यह आपने पढ़ा होगा। बैलेंस जो होती है, वेइंग मशीन क्या नापती है, वेइंग मशीन जब बॉडी का वेट देती है, वेइंग मशीन जब बॉडी का वेट देती है, वो बॉडी के वेट के बजाय नॉर्मल रिएक्शन देती है, और अगर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है तो वेट रियल है, वेट रियल है, और अगर नॉर्मल रिएक्शन mg से डिफरेंट है तो वेट जो है वो अपरेंट है, वो क्या है, अपरेंट। इसलिए अगर यहाँ पे वेइंग मशीन रखा जाए, इसके नीचे वेइंग मशीन रखा जाए, वो वेइंग मशीन कहेगा कि बॉडी का जो वेट है वो mg से ज्यादा है, समझ गए। mg माइनस, सॉरी ये आएगा mg माइनस, mg माइनस। अब ठीक है, अब ठीक है। सो विल से mg माइनस, तो विल से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से कम है, इसका यह मतलब है द वेट ऑफ मूविंग कार इज लेस देन द वेट ऑफ स्टेशनरी कार। जब ये स्टेशनरी होता, जब ये कार स्टेशनरी होती, इसका वेट mg होता, क्या होता है, mg। लेकिन जब ये मूव कर रही है और ये कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर है, इसका जो वेट आएगा वो वेट आपको नॉर्मल रिएक्शन देगा, और नॉर्मल रिएक्शन mg से कम आ रहा है। सो वेट ऑफ मूविंग कार, सो हम लिखेंगे वेट ऑफ मूविंग कार can be less than that of stationary car। याद रखिए, ये सवाल आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, क्या मूविंग कार का वेट स्टेशनरी कार के बराबर ऑलवेज होगा, या कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। आपका जवाब आ गया फिलहाल एक जगह कि ये कम भी हो सकता है। ऑलराइट, शाबाश। एक दूसरी एग्जांपल, मैं एक बार फिर से ब्रिज ले रहा हूं, ये फिर से ब्रिज है, लेकिन इस बार जो ब्रिज है ये कॉनकेव है, इट इज कॉनकेव, ये कुछ ऐसे ऐसे ब्रिज है, गॉट इट। और इस ब्रिज के ऊपर फिर से गाड़ी है, ओके। तो बताइए इस बार क्या लगता है आपको, हेलो, चलिए बताइए यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, इज mg और नॉर्मल रिएक्शन। पहले हम दिखाएंगे mg कहां से और नॉर्मल रिएक्शन कहां से है। mg डाउनवर्ड्स होगा, ये देखिए mg डाउनवर्ड्स होगा ऑलवेज, और नॉर्मल रिएक्शन कहां से होगा, अपवर्ड्स होगा। बताइए बताइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, बताइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। आपको देखना है सर्कल के सेंटर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है। अब यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सर्कल ऐसे कंप्लीट करें, अब इस सर्कल को कंप्लीट करें तो सेंटर ये आएगा सेंटर। तो बताइए इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी n माइनस एम जी, बिल्कुल सही, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। इसका मतलब है n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। बताइए इस कॉनकेव ब्रिज पे क्या
बॉडी का वेट mg आ रहा है या mg से ज्यादा आ रहा है, बताइए। बॉडी का वेट हम कैसे दिखाते हैं? नॉर्मल रिएक्शन से। मैं आप पहले भी बात कर रहा हूँ कि वेइंग मशीन जो नापती है वो हमेशा नापती है नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग आएगी उसी को हम वेट की रीडिंग मानते हैं। फिर से सुनिए, जो नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग आएगी उसी को हम वेट की रीडिंग मानते हैं। तो यहाँ पर भी जो कार थी मूविंग थी, सो विल से द मूविंग कार, द वेट ऑफ मूविंग कार, द वेट ऑफ मूविंग कार, the weight of moving car is greater than the weight of stationary car. है ना? The weight of moving car is greater than the weight of stationary car. इसलिए एक मूविंग गाड़ी का वेट स्टेशनरी से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे ज्यादा आ गया, इससे पहले कम आ गया। हो गया? Is it done? Yes, it's done. Yes, it is done. Yes, it is done. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉनिकल पेंडुलम। मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम का मतलब है एक स्ट्रिंग है आपके पास, उसके नीचे एक बॉब लगा हुआ है, इसको आप पेंडुलम कहते हो। अगर ये पेंडुलम सर्कल में चलेगा, अगर ये पेंडुलम सर्कल में चलेगा, फिर सर्कल में चलते चलते जो इसकी शेप बनेगी, सर्कल में चलते चलते जो इसकी शेप बनेगी वो कॉनिकल बनेगी, इससे इसका नाम पड़ा है कॉनिकल पेंडुलम। आप इमेजिन कीजिए ये एक सर्कल में चल रहा है और सर्कल जो है वो हॉरिजॉन्टल है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में चलेगा। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में चलेगा, लाइक ऐसे, लाइक ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया आपका कॉनिकल पेंडुलम। एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में चलेगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल में चलने का मतलब है ये कहीं ऐसे हो, ऐसे होगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। आप समझ रहे हो? तो इसी सर्कल में मूव करता जाएगा और ये एक कोन की शेप बनाता जाएगा, इसी को हम कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। ऑलराइट, ठीक है, ओके। नाउ चेक करें, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये बन गया इसके सर्कल का सेंटर, ये बन गया सर्कल का सेंटर, और ये एंगल बन गया थीटा, और इसका मास हम लेंगे m। ठीक है, ओके। अब हम चेक करेंगे इस पे पहले क्या क्या फोर्स है, फिर हम सर्कल की बात करेंगे। देखिए इस पे क्या क्या फोर्सेस है। पहला फोर्स जो इस पे है वो है mg डाउनवर्ड्स। दूसरा फोर्स बताइए, दूसरा फोर्स क्या होगा? बात कीजिए ना, दूसरा फोर्स कौन सा होगा? दूसरा फोर्स होगा टेंशन। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, आपको पता है टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अब बताइए दो फोर्सेस आपके आ रहे हैं, एक आ रहा है mg, एक आ रहा है टेंशन। आप किसको रिजोल्व करें, टी को या mg को? हमेशा उस फोर्स को रिजोल्व करना चाहिए जो ना हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा, इंक्लाइंड होगा। इस टाइम टेंशन को रिजोल्व करना पड़ेगा। और टेंशन को रिजोल्व करने के लिए ये देखिए एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही है ना? ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स है या नहीं है? दिस एंड दिस, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन दे। ओके, अब टी को रिजोल्व करें। टी का एक कंपोनेंट यहां से आएगा टी cos थीटा, एक कंपोनेंट यहां से आएगा टी sin थीटा। अब मुझे आप सवाल का जवाब दे दीजिए, कौन सा फोर्स है यहाँ पे जो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? जवाब दे दीजिए। हमारे पास तीन फोर्सेस है, टी के बदले दो कंपोनेंट्स है और mg है। बताइए कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? सब लोग कह रहे हैं साइन थीटा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि साइन थीटा की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। आप लिखेंगे
टी साइन थीटा, ये देखिए टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इसका रेडियस है, ठीक है। अच्छा, ये टी cos थीटा का रोल क्या होगा? टी cos थीटा का रोल, टी cos थीटा का रोल होगा, ये mg को बैलेंस करेगा। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो टी cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, इसका मतलब है टी cos थीटा इज इक्वल टू mg। याद रखिए फिजिक्स में जब भी आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, एक में साइन होगा और एक में कॉस होगा, ऑलमोस्ट हर बार हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट बाय सेकंड। ऑलमोस्ट हम डिवाइड करते हैं 90% टाइम्स हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट बाय सेकंड। सो डिवाइड कीजिए, तो जब आप डिवाइड करेंगे टी और टी कैंसिल होगा, मास और मास कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस बनेगा tan। सो आपकी इक्वेशन बनेगी tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय जी आर। आपसे पूछा जाएगा जब ये कॉनिकल पेंडुलम चल रहा है इसकी वेलोसिटी बताइए, तो v स्क्वायर बराबर आएगा जी आर, v स्क्वायर बराबर आएगा tan थीटा जी आर, या v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर tan थीटा, राइट। सो ये है कॉनिकल पेंडुलम की वेलोसिटी। आसान है ना? बहुत आसान, एब्सोल्युटली आसान, एब्सोल्युटली आसान, शाबाश। अच्छा, अब एक बात आप मुझे बताएं, अब एक बात आप मुझे बताइए, अगर हम लेंगे लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम L, लेंथ ऑफ पेंडुलम हम L लेंगे, ये देखिए मैं L ले रहा हूँ, L मींस लेंथ ऑफ पेंडुलम। अगर L है लेंथ ऑफ पेंडुलम और ये R है रेडियस ऑफ सर्कल, फिर क्या मैं R के बदले L लिख सकता हूँ? बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा R, क्योंकि जहां से साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए ये वाला साइड बेस बनेगा, क्यों? क्योंकि जहां से एंगल होता है वहां से बेस होती है, और ये बनेगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर आर है। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर दैट्स आर बाय हाइपोटेन्यूज दैट्स एल। इसका मतलब है आर के बदले हम लिख सकते हैं एल साइन थीटा। इसको इस इक्वेशन में यूज करें, v इज इक्वल टू जी, आर के बदले एल साइन थीटा tan थीटा, हो गया। तो ये बनेगी दूसरी एक्सप्रेशन वेलोसिटी की। हो सकता है कल आपसे यही सवाल पूछा जाएगा और ऑप्शंस ये मौजूद है, you'll go with these options। ये भी सही है, ये भी सही। डन, बात कीजिए, बात कीजिए, is this done, is this done, is this done? Yes, yes, it's very easy, it's very easy, it's very, बस ख्याल रखना है, सिर्फ ख्याल रखना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे turning of a vehicle on horizontal circular roads, turning of a vehicle, sorry, एक मिनट, turning of vehicle on horizontal circular road। ओके, मान लीजिए आपका एक हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल मींस में कोई चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, बैंकिंग इसके बाद आएगा आईना। तो आपका एक सर्कुलर रोड है, लाइक ये सर्कुलर रोड, ये एक सर्कुलर रोड है, और इस सर्कुलर रोड पे क्या है, एक गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है सर्कुलर रोड पे, ये गाड़ी है, ऑलराइट। मुझे बताइए क्या लगता है आपको, ये गाड़ी जब ये सर्कल पे चल रही है, सर्कुलर रोड पे चल रही है,
कौन सा फोर्स हो सकता है जो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? देखिए, अपवर्ड जो इस पे आएगा, अपवर्ड वो होगा एम, गाड़ी पे, ये मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, अगर गाड़ी ली जाएगी अपवर्ड आएगा एम, डाउनवर्ड आएगा एम जी। मुझे बताइए कौन सा फोर्स गाड़ी पे है जो प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या एन प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स? बात कीजिए, क्या एन प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स? नहीं, जो एन होगा वो बॉडी पे, इस गाड़ी पे ऊपर से होगा, अपवर्ड्स, और एम जी जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ना अपवर्ड सेंटर की तरफ जा रहा है, ना डाउनवर्ड सेंटर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ना एन प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ना एम जी प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ही फोर्स यहाँ पे बचता है, वो बचता है फ्रिक्शन। ठीक है, गाड़ी ऐसे चल रही है, देखिए देखिए गाड़ी किस रास्ते से चल रही है, गाड़ी इस रास्ते से चल रही है, लेकिन क्या फ्रिक्शन इसी रास्ते से होगा? क्या फ्रिक्शन यहाँ से होगा या पीछे से होगा? मुझे बताइए, फ्रिक्शन मैंने दो चीज बताई है, 1 2, क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन 1 होगी या 2 होगी? बताइए, जब गाड़ी चल रही है क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन 1 होगी या 2 होगी? बताइए, जल्दी से बताइए। 1 होगी, 2 होगी? ना 1 होगी ना 2 होगी, बिल्कुल दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 की बात करेंगे, 1 is not going towards the center of the circle। जब हम 2 की बात करेंगे, 2 is not going towards the center of circle। आपने फ्रिक्शन का वो डायरेक्शन लेनी है जो सेंटर की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगेगा वो यहाँ से लगेगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। और गॉट इट, और गॉट इट, अब तो ठीक है। क्योंकि अगर गाड़ी सर्कल में चल रही है, नॉर्मल डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता सेंट्रीपिटल फोर्स, एमजीबी नहीं कर सकता है, फिर ये कौन सा फोर्स है जो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल? इट इज फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां से होनी चाहिए? इट हैज बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। आप तो समझ गए, आप तो समझ गए, हाँ आप समझ गए, आप दिमाग ठिकाने आ गया, आप दिमाग ठिकाने आ गया, अब दिमाग ठिकाने आ गया। चलो अब ठीक है, सो फ्रिक्शन ऐसे। सिमिलरली जब गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी, जब गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, जब गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी तो फ्रिक्शन फोर्स उस वक्त ऐसे होगा। जब गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी फ्रिक्शन फोर्स ऐसे होगा। आप समझ गए? So friction force should always be towards the center of the circle so that it provides the necessary centripetal force। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ओके, अब बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी गाड़ी की कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्पीड हम लिखेंगे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल हमें निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जो एफ है ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑलराइट ना, अगर आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो ये जाहिर सी बात है ये एफ जो है ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ मैक्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है एम वी स्क्वायर बाय आर। लेकिन याद रखिए आप जो v चाह रहे हो आप मैक्सिमम चाह रहे हो, इसलिए v मैक्सिमम। सीधी सी बात है, अगर आपको v मैक्सिमम चाहिए तो फ्रिक्शन फोर्स का भी मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। और आप जानते हो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एन, जानते हो आप? म्यू एन, म्यू एन, एफ मैक्स म्यू एन बराबर आएगा एम वी स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय आर। सही बात है, सही बात है। अरे बात तो करो, कोई कह रहा है हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है। अरे आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा है फजूल में? फिर हम क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं है? चले अब थोड़ा सा आप देखें आप, चले अब यहाँ पे चीजों को याद रखें, बाद में देखूंगा मैं फ्रिक्शन के बारे में, मैं देखूंगा क्या किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ चीजें याद रखिए। देखिए फ्रिक्शन जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन, एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब आप ही मुझे बताइए जब एक गाड़ी चलेगी, ये गाड़ी रोड पे है, ये गाड़ी रोड पे है, सना ध्यान रखिए ये गाड़ी रोड पे है, इसका एम जी डाउनवर्ड्स है, इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स है, गाड़ी बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब है ना ये ऊपर ऊपर टपके ही, ना ही नीचे आ जाएगी, नीचे दस जाएगी। इसका यह मतलब है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। या सीधा समझ लीजिए जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है उसका एन
mg के बराबर होता है। ये आप याद रखिए, जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता है, चाहे वो चल रहा है चाहे वो रेस्ट में है, उसका n mg के बराबर होता है। सो ये आएगा म्यू n के बदले mg। बस ये म्यू जो होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो वही मैंने लिखा, पहले मैंने लिखा एफ मैक्स, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू n, फिर n के बदले मुझे लिखना है mg, तो मैं यहाँ पे आप लिखूंगा म्यू mg इज इक्वल टू m v स्क्वायर मैक्स डिवाइड बाय r। अब ठीक है, अब काटिए जो जो कट सकता है, m और एक m कटेगा तो v मैक्स का वैल्यू आ गया, v मैक्स ये वैल्यू आएगा म्यू जी आर, यही आएगा ना, म्यू जी आर अंडर रूट। बस ये है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। आप तो समझ गए, बात कीजिए क्या आप समझ गए? ये सारा मामला समझ गए? बात कीजिए, सारा मामला समझ गए? जी जी जी, सब लोग समझ गए, सब लोग समझ गए। अब अगर किसी ने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है तो विल सी फ्रिक्शन, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। फिलहाल आप इन चीजों को याद रखिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद आपने फ्रिक्शन कुछ चीजें पढ़ी है लॉज ऑफ मोशन, इसलिए मैंने सर्कुलर मोशन की ये बात की थी। अब मेरी क्लास, मैंने तो कभी भी फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है ना, मैंने तो उनको पढ़ाया था 1 ईयर वालों को। कोई बात नहीं सना, कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं पढ़ा एनएलएम में। अब कोई बात नहीं, फ्रिक्शन पे मैं आपको एक बड़ा सा लेक्चर दूंगा, 2 घंटे का लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है, कोई बात नहीं। चले हो गए ये चले हो गए ये। अब इसके बाद बैंकिंग ऑफ रूट्स, बैंकिंग ऑफ रूट्स, बैंकिंग ऑफ रूट्स। देखिए आपने देखा होगा जो हिली रोड्स होते हैं, वहां पे जहां पे सर्कुलर रोड या कर्व्ड रोड आता है, वहां पे थोड़ा सा बैंक किया होता है रोड को। बैंक करने का मतलब है रोड को थोड़ा सा एक साइड से रेज किया होता है, रोड को एक साइड से थोड़ा रेज किया होता है, लाइक ऐसे ऐसे रोड होता है, ये रोड ऐसे होता है, ये और ये एंगल बना रहा है थीटा। गॉट इट? ठीक है, ये साइड रेज होता है, ये वाला दाएं वाला साइड रेज होता है, ये रेज होता है, ठीक। और यहां से मान लीजिए नीचे रिवर है, नीचे रिवर है और ये पहाड़ है, यहाँ से पहाड़ है, ऑलराइट, तो ये रेज रोड है, ठीक। और इस पे गाड़ी टर्न ले रही है, गाड़ी इस पे टर्न ले रही है, लेकिन मैं गाड़ी को पहले बनाऊंगा। लेट मी मेक द व्हीकल फर्स्ट, मैं गाड़ी को बनाऊंगा। सो जब मैं गाड़ी को बना रहा हूं, मैं गाड़ी को ऐसे बना रहा हूं, ओके। मुझे बताइए, क्या ये गाड़ी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है या ये आगे जा रही है? बताइए गाड़ी कैसे चल रही है, मुझे बताइए। ऊपर जा रही है, ये देखिए रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3। ये गाड़ी कहाँ से चल रही है? कुछ लोगों को लगता है ये गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है, अरे ये रेज्ड रोड है, रेज्ड। ये गाड़ी 3 रास्ते से जा रही है, यहाँ आगे जा रही है, ये आगे जा रही है, ठीक है, ये आगे जा रही है। और ये गाड़ी का बैक पोर्शन है, जहां पे मैं लिखूंगा टाटा, क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ी के पीछे लिखा होता अक्सर टाटा। कुछ लोग लिखते हैं ओके, कुछ लोग लिखते हैं किंग खान, आपने पढ़ा होगा किंग खान भी कुछ लोग लिखते हैं, किंग खान लिखते हैं ना। कुछ लोग लिखते हैं बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड भी कुछ लोग लिखते हैं, तो लिखते हैं नहीं लिखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं दिल जले, दिल जले भी कुछ लोग लिखते हैं, दिल जले। देखा है?
तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं, कश्मीर में अक्सर होते हैं। जब लोग नई गाड़ी लाते हैं तो कुछ ना कुछ पीछे जरूर लिखते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब है ये गाड़ी का जो बैक पोर्शन है, इसका मतलब ये गाड़ी का बैक पोर्शन है। हाँ, इसका मतलब यही है, गाड़ी का बैक पोर्शन है। चलिए ठीक है, तो ये गाड़ी का बैक पोर्शन है। अब बताइए, अब बताइए यहाँ पे बैंकिंग, हम बैंकिंग क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम बैंकिंग क्यों कर रहे हैं? हम बैंकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होता रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स कीप्स ऑन चेंजिंग। फ्रिक्शनल फोर्स, मैं इसकी बात इंशाल्लाह आपके साथ करूंगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये डिपेंड करता है सरफेस ऑफ व्हील और सरफेस ऑफ रोड के बीच में। अगर सरफेस ऑफ व्हील और सरफेस ऑफ रोड दोनों स्मूथ है तो फ्रिक्शन का एक वैल्यू होगा। अगर वो रफ है, फ्रिक्शन का कोई और वैल्यू आ गया। अगर बीच बीच में बारिश पड़ गई, फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। अगर बर्फ आ गई, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो फ्रिक्शन है ये प्रेडिक्टेबल, ये अनप्रेडिक्टेबल फोर्स है। ये कभी भी बदल सकता है, ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। इससे हमेशा आप सर्कल में चल नहीं पाएंगे। कभी ये इतना कम हो जाएगा, जैसे जब 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 ये बर्फ पड़ती है और बर्फ में जब आप गाड़ी को मोड़ देते हो, सर्कल में चलते हो, आपने देखा होगा गाड़ी स्किड हो जाती है। रीजन ये है कि वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये धोखा कभी भी आपको दे सकता है। तो हम चाहते हैं कि जहां पे हिली रोड हो वहां पे हम इस पोर्शन को रेज करें ताकि हम फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट ना रहे। हम फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट ना रहे क्योंकि फ्रिक्शन कभी भी धोखा दे सकता है। ऑलराइट, फिर हम क्या करते हैं? हम नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। हम नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं to provide a centripetal force। और कैसे? let's have a look normal reaction। आप जानते हो normal reaction जो होता है वो always होता है perpendicular to the surface of contact। normal reaction always होता है perpendicular to the surface of contact। surface of contact ये है, देखिए surface of contact ये है, इस पे आपने एक perpendicular डालना है, perpendicular। normal reaction is always perpendicular to the surface of contact। तो ये आ जाएगा normal reaction, ये है normal reaction N। ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक ऐसे, तो ये एंगल बनेगा थीटा, ये एंगल बनेगा थीटा। अब आप जरा इसको नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कीजिए, नॉर्मल रिएक्शन को अब आप रिजॉल्व कीजिए, तो रिजॉल्व कीजिए। एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का यहां से आएगा, यहाँ ऐसे, ये आएगा एन साइन थीटा। एक यहां से आएगा, ये आएगा एन कॉस थीटा। और हम जानते हैं गाड़ी को चलना है किस में? सर्कल में। और यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, सर्कल कुछ ऐसे बन रहा है, ये देखिए सर्कल कुछ ऐसे बन रहा है, ये ऐसे। गॉट इट? कुछ ऐसे बनेगा सर्कल, क्योंकि ये सर्कुलर रोड है ना। अब आप ही बताइए, एन कोस थीटा या एन साइन थीटा, कौन सा फोर्स इसमें है जो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए, आपको क्या लगता है कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? ये आपको पता होना चाहिए, बताइए जल्दी से, कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? एन साइन थीटा, बिल्कुल सही, क्योंकि आप देख सकते हो एन साइन थीटा इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। एक्चुअली मैंने सर्कल गलत बनाया, सर्कल को थोड़ा ठीक करते हैं। विल मेक ए गुड सर्कल, ट्राई टू मेक ए गुड सर्कल। सो अगर हमें गुड सर्कल बनाना तो गुड सर्कल कुछ ऐसे आएगा। सो ये कुछ ऐसे सर्कल आएगा, कुछ ऐसे सर्कल आएगा, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ओके, एक और फोर्स हमें दिखाना था जो हम भूल गए दिखाना, दैट्स mg डाउनवर्ड्स। चले बताइए अब कौन सा फोर्स क्या करेगा? सबसे पहले एन साइन थीटा जो है ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, है ना, क्योंकि एन साइन थीटा जो है यही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। बताइए एन कोस थीटा का रोल क्या होगा? एन कोस थीटा बैलेंस करेगा किसको? mg को। बिल्कुल सही, एन कोस थीटा इज इक्वल टू mg। हो गया। अब क्या करें? वही कीजिए, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, सीधा। जब आप डिवाइड करेंगे एन और एन कटेगा, एम और एम कटेगा, साइन में कॉस बनेगा tan थीटा। ये वही आ रहा है जो कॉनिकल पेंडुलम में आ रहा था, इज इक्वल टू v² बाय gr, v² बाय gr।
हो गया। इसका ये मतलब है ये जो v है वेलोसिटी इस गाड़ी की वो आएगी GR tan थीटा अंडर रूट, और इस थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। थीटा इज इक्वल टू बैंकिंग एंगल। थीटा इज इक्वल टू बैंकिंग एंगल, दैट्स ऑल। हो गया। सो ये है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग का फायदा। आप बैंकिंग क्यों करते हो? आप बैंकिंग इसलिए रोड्स को करते हो ताकि वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो आ जाए, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल नहीं आएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आता, एमजी को सेंटीमीटर को प्रोवाइड नहीं कर पाता था, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आता है। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आने का मतलब है हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट यहां से आएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां से आएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए हम रोड को रेज करते हैं। जब आप रोड को रेज करते हो, आपका नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन मिल जाता है, और उस नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ आता है, और वही पर प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसलिए हमें यहाँ पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर भी गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं, फ्रिक्शन के बगैर भी हम टर्न ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? इज द बैंकिंग क्लियर? इज द बैंकिंग क्लियर? बात की इज द बैंकिंग क्लियर? Is the banking clear? Is the banking clear? Yes, yes, yes. Everybody says it's clear. It's very much clear. It's very much easy. इंशाल्लाह कल और मुलाकात होगी आपसे, और बातें हम करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। बहुत सारा अभी डिस्कस करना है। इंशाल्लाह we'll do all that tomorrow. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Arifa, thank you. एंगल ऑफ रिपोज रेडमी, वो तो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, फिर तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। चले देखते हैं, फिलहाल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। मुझे लगता है लास्ट में मुझे सारा लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है ना? लास्ट में सारा पढ़ाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ पाएंगे, तो हम देखते हैं। I'll see that. कट ऑफ वही होगा जो पिछले साल हुआ था। कट ऑफ वही होगा जो पिछले साल हुआ।